तो स्वागत है सभी का आज के लाइव सेशन में। और आज का टॉपिक बेटा हमारा रहेगा कोलिजन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें हम थ्योरी को कवर करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिजन। राइट, बेसिकली कोलिजन क्या है? किसी भी दो बॉडीज का टकराव है ना। किसी भी दो बॉडीज का क्या है? टकराव। उस टक्कर को हम बोलते हैं कोलिजन। अब ये जो टक्कर है कितने तरीके की हो सकती है? ये जो टक्कर है आपके पास, कितने तरीके की टक्कर ये हो सकती है, उसको हम डिफाइन करेंगे। एक तो तरीका ये रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम डिफाइन कर लें, और एक तरीका होगा डायरेक्शन ऑफ द कोलिजन के ऊपर हम इसको डिफाइन करें। तो दोनों तरीके से हम इसको डिफाइन करके देखेंगे। पहली बात कि अगर टाइप की बात करें तो बेटा ये होगा इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा होगा आपका इनइलास्टिक कोलिजन। एक तरीका और होगा इसको डिफाइन करने का, वो है मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, किसी भी तरह का टक्कर हो, किसी भी तरह का कोलिजन हो, मोमेंटम तो हर एक तरह के कोलिजन में कंजर्व्ड रहती है। क्यों सर? रीजन बताइए। रीजन ये है कि जब भी दो बॉडीज का बेटा टकराव होता है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, दैट इज वाई आपका जो कोलिजन होगा, एक सिस्टम कैसा हो गया जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मीन्स उस पर्टिकुलर सिस्टम का मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। क्या ये कहानी समझ में आती है? मोमेंटम कंजर्वेशन हर तरीके के कोलिजन में हमें लगा देना है। आंख बंद करो और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, पहली चीज। दूसरी बात, बेसिकली होता क्या है बेटा, देखो समझो थोड़ा सा। जब भी दो बॉडीज का टकराव होगा, है ना, जब भी दो बॉडीज का टकराव होगा, तो मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है या u1 है और इसकी u2 है, तो जब भी इनका टकराव होगा तो ये जब भी पास में आएंगी तो इनकी जो शेप है बेटा वो डिफॉर्म्ड होगी। जब भी टक्कर होगी तो आप देखोगे बहुत स्लो मोशन में, अगर आप देखोगे तो इनकी जो शेप है वो डिफॉर्म होगी। अगर इनकी शेप वापस से रिगेन हो चुकी है, ठीक है, इनकी शेप वापस 100% रिगेन हो जाए, तो उस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसे कि यहां से आपने u1 वेलोसिटी की बात करी, तो मतलब इसके पास में क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक सर, इसके पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहां पर थोड़ी देर के लिए जब आपका कोलिजन हुआ तो उस टाइम पर कुछ थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी इसकी शेप को चेंज करने में लॉस हो गई। ठीक है सर, ड्यूरिंग द कोलिजन, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर ये वापस से अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं आफ्टर द कोलिजन, तो हम कहेंगे कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर स्टोर हुई होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी इसमें डिफॉर्मेशन में स्टोर हुई होगी, वो अगर वापस वो पोटेंशियल एनर्जी वापस अगर काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है, तो हम कहेंगे कि सर हमारा जो कोलिजन है वो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और ऐसा बेटा एक्सपेरिमेंटली तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन बहुत अगर छोटे टेनी पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन का कोलिजन, अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन का, तो उन छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये सिस्टम वैलिड होता है। तो बेटा इसके लिए ई की वैल्यू डिफाइन होती है 1। अभी बताएंगे ई के बारे में, पूरी डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं अभी हम लोग। तो अगर वापस से शेप रिगेन हो जाए तो इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज इनइलास्टिक कोलिजन आपका होगा। क्लियर हुई बात? ये बहुत बेसिक मैंने बात करी। तो आपने यहां पर एक पहली चीज देखी कि मोमेंटम, बेटा मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगी, ऑलवेज, लिख लीजिए इसको, ऑलवेज कंजर्व। चाहे किसी भी तरह का आपका कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहनी है, पहली चीज। क्या इस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एवरी टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है भाई। क्या एवरी टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? सर नहीं। बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, बट ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का किसमें चेंज हो गया बेटा? पोटेंशियल में चेंज हो गया। तो वी कैन से दैट ड्यूरिंग द कोलिजन, वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, बट उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी। लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी बेटा? कंजर्व रहेगी। कंजर्व रहेगी किसके लिए बेटा? इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और अगर
मोमेंटम तो कंजर्व रहे, मोमेंटम तो कंजर्व रहे बेटा, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। तो ऐसा जो आपका कोलिजन होगा बेटा उसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। उसको कैसा बोलेंगे हम? इनइलास्टिक कोलिजन उसको हम बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो बताइए। देखो अब इसमें एक चीज समझो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक पार्टिकल 12 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल मान लो 12 मीटर पर सेकंड से ही इधर जा रहा है। ठीक है, इसको कह देते हैं U2, इसको बोल देते हैं U1। ठीक है, तो क्या इनमें कभी टक्कर होगी? नहीं सर, इसकी वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा तब जाके इनके बीच में क्या होगा? कोलिजन। तो हमने कहा इसकी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो अब इनके बीच में देखो ये 10 से जा रहा है और ये 12 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई जिससे ये इसको अप्रोच करेगा? सर वो हो गई 2 मीटर पर सेकंड। बेटा उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉडी ए है, ये इस बी बॉडी को कितनी वेलोसिटी से अप्रोच करेगी? सर U1 माइनस U2 से। तो इस वर्ड को ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मान लो इन दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा? कोलिजन हो गया। कोलिजन को हम ऐसे शो कर रहे हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, तो यहां पर जो है ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, डिफॉर्मेशन होगा, वापस से फिर रिगेन होगा। 100% अगर रिगेन हो गया तो इलास्टिक, 100% नहीं हुआ तो फिर यानी कि लॉस हो गया अगर आपका काइनेटिक एनर्जी में, तो वो कैसा हो गया? इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसको मैं ऐसे करके शो कर देता हूं कि यहां पर क्या हो चुका? हमारा कोलिजन हो चुका। ये इंपैक्ट शो किया है बेसिकली हमने। ठीक, तो आफ्टर द कोलिजन अगर ये तो चलने लगे बेटा V1 से और ये किससे चलने लगे? मान लीजिए V2 से। अब ये सेपरेट जिस वेलोसिटी से होंगी, सेपरेशन के लिए इसको ज्यादा तेज चलना पड़ेगा और इसको धीरे चलना पड़ेगा। तो V2 क्या होगा? ज्यादा, और V1 होना चाहिए कम। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन उसको हम लिखेंगे बेटा इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी, है ना। मान लो ये 15 से चलने लगा और ये 10 से, तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10। तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा बेटा? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। क्लियर है बात? तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, ये दो टर्म्स हमने यहां पर समझी। अब चलते हैं आगे, आ जाओ। तो दो टाइप हमने देखे अभी बेटा, एक होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? अगर दो बॉडीज आपकी चल रही हैं, मान लीजिए U1 से और U2 से, आफ्टर द कोलिजन अगर दोनों स्टिक हो जाएं एक साथ और कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे, कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो दैट काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैक्सिमम लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इसमें होता है। कैसा होता है बेटा? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है। और लास्ट है आपका देखो सुपर इलास्टिक कोलिजन। बेटा जब भी एक्सप्लोजन होगा, जैसे कि आप पटाखा छोड़ते हो, है ना, एक्सप्लोजन जब भी होगा, बॉम्ब फटे कहीं, तो उस टाइप में जो कोलिजन होगा, उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें बेटा काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? गेन। सिर्फ एक इकलौता ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, इसमें देखो मैंने बता दिया वैसे तो आपको, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, ये मैंने बता दिया, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। ये बात हमने कर ली। चलो आगे, अब बात करते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन की। हेड ऑन देखो डायरेक्शन के बेसिस पे हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हेड ऑन कोलिजन है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग बॉडी अगर मोशन कर रही है और उनका कोलिजन होता है, तो दैट काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज द हेड ऑन कोलिजन। और अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, और इस तरह से आपका कोलिजन हो, यानी कि 2D में हो जाए, तो वो होगा आपका कैसा? ऑब्लिक कोलिजन। तो देखो इसको भी, इफ बॉडीज कोलाइड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट तो हेड ऑन कोलिजन होगा, अदरवाइज ऑब्लिक कोलिजन वो कहलाएगा। सिंपल एकदम, 1D 2D भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमने कहा कि इस तरह का जो सिस्टम है ये V1, और देखो इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा वो देखो सेम है, ठीक, सेंटर टू सेंटर। यानी कि अगर हम और अच्छे से देखें अगर, तो इसका जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो 0 है। यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। ठीक है, जैसे यहां से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ एक्सिस है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर और इसमें गैप नहीं है बिल्कुल भी, इन दोनों में कोई गैप नहीं है,
तो इट मींस यहां पर जो b की वैल्यू है वो है 0, इसको बोलते हैं बेटा इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, जबकि मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपके पास बॉडी b है और ये बॉडी a है, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, अब देखो यहां पर सेपरेशन आ गया, ये है ना, इसमें एक गैप आ गया, इसको बोलते हैं b इंपैक्ट पैरामीटर। तो इनका जो कोलिजन होगा बेटा ये आपका ऑब्लिक कोलिजन होगा, दिस विल बी ऑब्लिक कोलिजन। तो अगर b की वैल्यू 0 है उसी केस में आपका कैसा होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। क्लियर है, एकदम आसान सी बात थी ये भी। तो छोटे छोटे फॉर्मूले इसमें आपको डेराइव नहीं करने हैं, मैं एक तरीका बता दूंगा उससे आपको याद हो जाएंगे। मान लो एक बॉडी A है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये बॉडी आपके बेटा B है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, टक्कर हुई, कोलिजन हुआ। आफ्टर द कोलिजन ये मूव करने लगा v1 से और ये मूव करने लगा v2 वेलोसिटी से। तो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया आपने, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1, बाद वाला मोमेंटम बराबर रख दिया। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन की हम बात लेकर चल रहे हैं, पहले इलास्टिक कोलिजन की बात लेकर चल रहे हैं, तो इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है सर, ये लगा दिया आपने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। बेटा यहां पे आप हाफ कॉमन लेके कट कर सकते हो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। अब इस पहली वाली इक्वेशन को यहां उठाओ, है ना, m1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ और डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, u1 एक तरफ कर लो, u2 एक तरफ कर लो, मतलब v1 v2 एक तरफ, u1 u2 एक तरफ कर लो, तो आपको मिली ये वाली इक्वेशन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब याद करो u1 माइनस u2 को मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 को क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन के। वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच बराबर होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन के। अच्छा, इस टर्म को याद रखना, अभी इसको मैं ई से रिलेट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अगर आप इनको सोल्व कर लेते हो, यहां से आप v2 की वैल्यू निकालो और वापस इसमें पुट कर दो, तो आपको बेटा v1 v2 की वैल्यू मिल जाएंगी। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, नहीं तो मैं पूरा कराता। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा डिफरेंस ऑफ द मासेस, ऐसे याद करना, डिफरेंस ऑफ द मासेस अपॉन सम। u1 के लिए अगर v1 निकाल रहे हैं तो u1 पहले, u2 बाद में, और यहां पर अगर v1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ m2 आएगा बाद में। यहां पर अपन देखो नीचे तो m1 प्लस m2 आना ही है, सभी में देखो m1 प्लस m2 आना है। यहां पर आएगा v2 निकालने तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, v2 निकालने तो 2 पहले 1 बाद में, फिर v2 निकालने तो इसका उल्टा यानी कि 1, m1 ऊपर इसका ट्वाइस। क्लियर है बात एकदम। तो अगर v1 कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस ऑफ द मासेस अपॉन सम ऑफ द मासेस u1 इनटू 2 टाइम्स ऑफ द m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ u2। क्लियर है बात। इस तरह से आप v1 v2 को याद कर सकते हो। 2-3 केस हैं इसमें। अगर दोनों आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो देखो ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्लियर। और यहां पर होगा 2m और ये होगा m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी v2 के बराबर और v2 की वैल्यू हो जाएगी u1 के बराबर, यानी कि वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज्ड। वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। क्लियर है भाई बात एकदम। वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एक आया हुआ क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी। अगर m1 बहुत ज्यादा है m2 से, यानी कि अगर एक है 10,000 kg और एक है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को आप उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बेटा इस वाले केस में हम m2 को क्या रख दें, 0 रख दें m1 के रेस्पेक्ट में। तो आपको v1 और v2 कैलकुलेट करनी है। तो बेटा v1 कितनी हो जाएगी, देखो जैसे ही आप m2 को 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है ना। और यहां पर m2 को 0 रखा, ठीक है, और m1 से m1 कटा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 सेकेंड। अच्छा, m1 को अगर u1 से मूव कर रहा है तो u1 आ जाएगा, और अगर इसको आपने रेस्ट पे ले लिया तो बेटा ये आ जाएगा v1 0। और v2 कैलकुलेट करना है, v2 कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा v2 आपका कितना, v2 आएगा, देखो वही काम कर दो, m2 को 0 पुट कर दो आप। तो m2 को जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये आया -1 बचा इंटू u2, ठीक, -1 बचा इंटू u2, और m2 को कर देना कितना पुट आपको 0,
और u1 को पुट कर देना है 0, तो u1 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0, तो बेटा ये आ जाएगी -u2, सिंपल एकदम -u2। मतलब इसको ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा कि आपकी पहली बॉडी रेस्ट पर है, पहली और हैवी बॉडी है, हैवियर बॉडी है और रेस्ट पर है, दूसरी हल्की बॉडी ने इसको स्ट्राइक कर दिया, तो इस बॉडी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लाइटर बॉडी आकर के स्ट्राइक कर रही है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिबाउंस हो जाएगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से छोटी बॉडी कोलाइड करेगी उसी से वापस रिबाउंड हो जाएगी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर m2 ज्यादा है m1 1 है तो आप फॉर्मूले में रख के तो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं लॉजिक बता रहा हूं। मान लो आप खड़े हो एक छोटी सी बाइक पर, सड़क पर, हाईवे पर, और पीछे से कोई बहुत बड़ा लोडर ट्रक आ रहा है ना, 10,000 kg के आसपास विद वेलोसिटी u2। तो ध्यान से देखना कि जो ये u2 है आफ्टर द कोलिजन, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो u2 से ही चलता रहेगा, लेकिन v1 में आप जैसे कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ u2, यानी कि अगर u2 आपका 100 km/h से आ रहा था और आप बाइक पर यहां पर खड़े हो चुपचाप, तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी बेटा, 200 km/h की आपको स्पीड मिल जाएगी। क्लियर? ट्रक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कभी भी कहते हैं कि हाई वेलोसिटी की जो रोड्स हैं उस पर कभी भी हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई एकदम? तो इस तरह के एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हैं। अगर बड़ी वाली जो बॉडी है वो रेस्ट पर है और बाइक ने आके टक्कर मारी तो बाइक वापस रिबाउंड हो जाएगी, ठीक है, अपनी ही वेलोसिटी से, यानी कि 100 से जा रही थी तो 100 से ही वापस, ठीक। लेकिन ये वाला उससे भी खतरनाक है। अगर आप 100 की स्पीड से खड़े हो, आप रेस्ट पर खड़े हो और 100 की स्पीड से आपका ट्रक आ जाए तो 200 से आप आगे जाओगे, तो मतलब ये वाली चीज ज्यादा खतरनाक है भाई साहब, ये वाली चीज ज्यादा खतरनाक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात देखो, इफ डिसिपेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है, फ्रिक्शन जैसी चीज ना हो, साउंड में एनर्जी ना जाए, क्लियर एकदम, तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व्ड रहेगी। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कंजर्व्ड रहेगा। क्या ये बात क्लियर है भाई मेरी? क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ये आ गया, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg ईच आर ऑन स्मूथ सरफेस, दोनों किस पर रखे हैं बेटा, स्मूथ सरफेस पर। अ स्प्रिंग ऑफ K इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर, इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द ब्लॉक ए, ब्लॉक ए के वन एंड पर अटैच कर दी। इफ ब्लॉक बी कोलाइड्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोलिजन बिना कॉन्टैक्ट के पॉसिबल है? क्या अगर टक्कर होनी है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है क्या? अगर हम फिजिकली देखें तो जरूरी है, बट जब हम छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कोलिजन। फॉर एग्जांपल हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उसमें कोलिजन जब हुआ था, यानी कि गोल्ड फॉइल से और इधर ये आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल वापस जो जा रहे थे, क्या वो बिल्कुल टच करके जा रहे थे? नहीं सर, एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पर जाकर के वापस रिबाउंड हो रहे थे। तो कोलिजन तो हो रहा था बट बिना कांटेक्ट के, तो बिना कांटेक्ट के कोलिजन पॉसिबल होता है, ठीक है सर। अच्छा अब यहां पर आइए बेटा, ये 1 kg ईच आपके दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, इस पर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर वाला स्प्रिंग अटैच कर दिया, ठीक है सर। ये रेस्ट पर है और इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन होना है, तो कोलिजन का जैसे ही आपने नाम सुना, आंख बंद करो, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करो। बेटा कर दो जल्दी से मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसका देखो मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी कितनी 2, ये आ गया मोमेंटम पहले वाले सिस्टम में।
अब जब ये कोलिजन हो जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्लियर हुई बात या नहीं? तो वेलोसिटी हमने कहा वो वेलोसिटी v है, मास कितना हो गया 1 + 1 2, इसका ये आपका मास हो गया 2। तो बेटा 2 = 1 + 1 2 इंटू v, तो v की वैल्यू आपके पास में आ गई 1 मीटर/सेकंड। यानी कि जब दोनों कंप्रेशन के बाद में मूव करेंगे दोनों तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कंबाइंड मास की 1 मीटर/सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल बात है एकदम। मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मासेस, कंबाइंड ब्लॉक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सुनो, हो सकता है कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा हुआ हो कि कंप्रेशन हो गया है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ हो, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड। हमने अभी देखा कि इन दोनों सिस्टम में यहां पर आपको गिवन है बेटा स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस का मतलब यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि आपका जो एनर्जी का लॉस है नहीं होना, तो एनर्जी लॉस नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या कर दीजिए? कंजर्व्ड कर दीजिए बेटा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि इफ डिसिपेटिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट देन मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। करो अप्लाई जल्दी से। तो बेटा बिफोर द कोलिजन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है इसकी कितनी सर? हाफ, मास कितना 1 इंटू वेलोसिटी कितनी 2 स्क्वायर, ठीक है सर। ध्यान से देखो इस चीज को। अब जब ये कंबाइंड होकर के सिस्टम कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही कंप्रेस हो गई और दोनों सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे, यानी कि 1 से, और ये 1 kg ये कंप्रेस हो चुकी, कितनी हमने कहा सर x0। ये सिस्टम बाद का हुआ आफ्टर दी कोलिजन, ठीक है सर। तो जब ये दोनों 1 की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी सर? हाफ इंटू मास कितना हो गया 2 इंटू वेलोसिटी कितनी 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। प्लस ये जो कंप्रेशन हुआ इसमें क्या स्टोर हो गई होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बेटा वो कितनी होती है? हाफ की x², तो हाफ की x0 स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या अप्लाई कर दिया बेटा? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। तो ये सोल्व कर लेंगे बेटा, इसको 2 आएगा, ये आपका कितना आ गया? ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 हाफ इंटू k की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू x0। तो बेटा इस तरह से आपका x0 आ जाएगा 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों इसमें हमने लगा दी। आगे चलो, अब बात करते हैं बेटा कैटेगराइजेशन ऑफ कोलिजन ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो लॉ दिया था बेटा, वो किसने दिया था? न्यूटन सर ने दिया था, ठीक है। इसको देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा इसको डिनोट करते हैं ई से। बेसिकली क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का रेशियो, ठीक है। क्या है? रेशियो है। अभी जब सबसे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन की बात करी थी तो उसमें यह देखा था कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच बराबर आई थी वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन के, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच बराबर आई थी वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन के। तो यानी कि ई जो आया था वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन सेम थी, तो ये कट के आपका 1, तो ई की वैल्यू कितनी आई थी? उसके लिए कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी? 1, और लॉस इन दी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कंजर्व्ड रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है सर। अब बात करते हैं बेटा कि हमने कहा कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन वापस से रिगेन नहीं हुई, मतलब आपका जो है काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो गई, तो उस वाले केस में जो वेलोसिटी ऑफ दी सेपरेशन है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना, वो थोड़ी सी कम होगी। तो ई की वैल्यू जो है बेटा वो आएगी आपकी 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना, 1 से कम आएगी, ये वैल्यू थोड़ी सी 1 से कम आएगी। ये क्या शो कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा सा लॉस हो गया, ठीक है सर। अब एक टर्म आई थी, हमने अभी देखा था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें दो बॉडीज आपकी u1 और u2 से चल रही थी और बाद में स्टिक टुगेदर होकर के मूव करती हैं कॉमन वेलोसिटी से। तो जब दोनों स्टिक एक साथ हो गई हैं, जब दोनों स्टिक हो गई हैं एक साथ, तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन कितनी हो गई? 0। तो जैसे ही वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन 0 हुई तो तुरंत आप कह दो सर E बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। E बराबर कितना हो गया भाई? 0। और बेटा इस वाले केस में
मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा लॉस आपका काइनेटिक एनर्जी में किसमें होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसमें होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सुपर इलास्टिक बेसिकली किसी किसी बुक में देते भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता होना हमें चाहिए। जितने भी एक्सप्लोजन होंगे उसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पर क्या होगा? ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से, देखो इनिशियली रेस्ट में बॉम्ब है, फिर पार्टिकल सारे v1 v2 v3 से आपके क्या होंगे? दौड़ेंगे। तो जब वेलोसिटीज आपको मिली, तो वेलोसिटी मिलने के बाद में आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, चाहे डायरेक्शन कुछ भी है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी में क्या मिला? गेन मिला। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इस तरह का कोलिजन होगा आपका सुपर इलास्टिक कोलिजन, और इसमें ई की वैल्यू क्या रहती है बेटा? ग्रेटर देन 1 रहेगी। इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए, ई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? ग्रेटर देन 1 रहेगी इसमें। ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है भाई, चले आगे। बहुत कुछ बाकी है इसमें अभी, और इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। जो मैं कराऊंगा शायद हो सकता है इसी पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, जो मैं करा रहा हूं हो सकता है इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखेगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, उन सभी का क्वेश्चन जितने भी होंगे सबको रिवर्ट बैक करेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं बेटा। देखो ये कभी कभी आजकल, मतलब ये इस पे 2-3 क्वेश्चन आए हैं रिसेंटली। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी एक बार देखिए जरा बेटा ध्यान से। देखो इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, जिसमें ई की वैल्यू कितनी है? 0 से 1 के बीच में है। ठीक है सर, तो वेलोसिटी आफ्टर दी कोलिजन, सर पहले क्या वैल्यू थी? डिफरेंस था, m1 माइनस m2 था। अब क्या हो जाएगा? m1 माइनस e इंटू m2, ई से मल्टीप्लाई कर देना है। और सर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो m2 था सिर्फ, तो इसमें आएगा बेटा e प्लस 1। अब ध्यान से देखो, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता, इलास्टिक होता अगर, तो e बराबर कितना रख देते हम? 1। तो जैसे आप e की वैल्यू 1 रखोगे इसमें, तो सेम वही आ जाएगा। देखो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ u1। क्लियर है भाई बात? और प्लस e की जगह 1 रखा तो 2 इंटू m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो वही वैल्यू आ गई कि नहीं? वही वैल्यू आ गई कि नहीं? तो अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है भाई। ठीक, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल वो क्या आएगी? m2 माइनस m1 था, तो यहां पर m2 माइनस e m1 कर देना है, और यहां पर 1 प्लस ई से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना सा आपको काम एक्स्ट्रा करना है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है ना, बाकी जो फॉर्मूला है बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो e प्लस 1 और यहां पर e, यहां पर e प्लस 1 और यहां पर e। क्लियर है एकदम बात? बहुत आसान तरीके से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलो भाई। बॉल एंड फ्लोर प्रॉब्लम, बॉल एंड फ्लोर की प्रॉब्लम ये हिट लिस्ट में है आजकल एनटीए की। ठीक है ना, हिट लिस्ट में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बहुत ध्यान से देखना। एक बॉल है बेटा, इसको हमने जस्ट ड्रॉप किया, बॉल को हमने क्या किया है? जस्ट ड्रॉप किया h हाइट से, तो ये h हाइट से आई। अब अगर ये बहुत सुपर इलास्टिक बॉल होती तो सेम हाइट तक वापस जाने की पूरी उम्मीद थी, बट जब ये टप्पा खाएगी नीचे, कोलाइड करेगी, तो कुछ साउंड में एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, थोड़ी सी साउंड में एनर्जी लॉस होगी। हो सकता है जो कोलिजन है वो इलास्टिक ना रहा हो, तो ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो आप ये कहोगे कि भैया कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस इसमें हो गई। तो कोलिजन कैसा हो गया बेटा? पहली बात तो कोलिजन हो गया आपका इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन ये हो गया बेटा। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इलास्टिक होता तो सेम हाइट एस तक ये रिबाउंड कर जाती, लेकिन अब नहीं करेगी। तो अब वही क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने h हाइट से इसको ड्रॉप किया तो कितने ये वापस है h डैश हाइट यानी कि h1 कितने हाइट तक ये वापस अपनी हाइट को क्या करेगी? रिगेन, अपनी पोजीशन रिगेन करेगी। ठीक है, कितनी वेलोसिटी होगी? ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो सबको 1 बाय 1 देखते चलो। पहली बात वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। पहले यहां से अगर आपने देखा तो वेलोसिटी रही 0,
तो जब ये यहां पर स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी, देखो आप इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर तो 0 प्लस 2gh, तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर रूट 2gh। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जस्ट बिफोर द स्ट्राइक वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास में, रूट 2gh, ये आप अच्छे से जानते हो। अब जैसे ही इसने यहां पर कोलिजन किया तो ये वापस कोलिजन के बाद में वापस क्या करेगी, अपनी हाइट को गेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन जा नहीं पाएगी वहां पूरे हाइट एच तक। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी का लॉस यहां पर हो चुका। कितना सर हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मालूम है, कितना है E। अब सुनो ध्यान से कि सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है E। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन कितनी हो जाएगी, E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो ध्यान से देखो, ये जो बॉल है और ये जो फ्लोर है, दोनों में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है सर, ये वाली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है अंडर रूट 2gh। और सेपरेशन क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगी बेटा आपके पास में E इंटू अंडर रूट 2gh, ठीक है ना। यानी कि जितनी वेलोसिटी से आ रही थी उसमें E से मल्टीप्लाई कर दिया और तो वो बन गई आपके पास में वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। कोई डाउट किसी को? अब अगली बार ये दोबारा आएगी ऐसे, ठीक, फिर से स्ट्राइक करेगी, फिर वापस जाएगी, तो अगली बार में जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, E स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2gh रूट। ऐसे थर्ड टाइम E क्यूब, ऐसे ही n टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा ये आएगा e की पावर n अंडर रूट 2gh, e की पावर n अंडर रूट 2gh। क्लियर है भाई बात? वेलोसिटी हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनो, हाइट की बात करते हैं। अब हाइट कितनी होगी सर, हाइट हमारे पास में पहले मान लो h मीटर है, तो नेक्स्ट जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद वो जब जहां तक ये मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगी, h हाइट तक तो जा ही नहीं पाएगी क्योंकि एनर्जी का लॉस हो चुका, तो कहां तक मैक्सिमम जा सकती है ये, तो बेटा इसमें भी आप थर्ड इक्वेशन आप अप्लाई कर दो तो आपको h डैश देखो कितनी आ गई है, E स्क्वायर इंटू 2gh, मतलब 2g से 2g आपका कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा h हाइट का E स्क्वायर टाइम। तो पहली जो हाइट आएगी बेटा h1, E स्क्वायर टाइम ऑफ द h आ रही है, ठीक है। यहां से देख लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, 2g से 2g कैंसिल आउट हुआ तो h डैश आपके पास में आया E स्क्वायर इंटू h करके, E स्क्वायर इंटू h, तो E स्क्वायर इंटू h आया पहला हाइट। दूसरा क्या होगा, E स्क्वायर आया है पहले में, अगले में क्या होगा, e की पावर 4 होगा, फिर क्या होगा, ऐसे 2 से आपका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो nth कोलिजन के बाद में जो हाइट होगी बेटा वो आएगी e की पावर 2n ऑफ द इनिशियल हाइट h, इनिशियल हाइट का e की पावर 2n, ठीक है ना, e की पावर 2n इंटू h। क्लियर है बात एकदम? इसको बहुत अच्छे से हम आपसे कहें कि सर फोर्थ कोलिजन पर हाइट कितनी होगी, तो e की पावर 2 इंटू 4 यानी कि e की पावर 8h, e की पावर 8h आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे दो चीजें, क्या क्या, देखो मान लो ये बॉल आपने ड्रॉप करी, अगली बार में यहां तक गई, फिर इसके बाद यहां तक गई, फिर यहां तक, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, बहुत टाइम बाद ये क्या कर जाएगी, इसके ऑक्सीलेशंस कम हो जाएंगे और हाइट धीरे धीरे कम होते होते ये क्या कर जाएगी, बहुत टाइम बाद जाकर के रेस्ट में आ जाएगी, बहुत टाइम बाद। तो टोटल ये जो पहली बार में h हाइट कवर करी, अगली बार में h1, उससे अगली बार में h2, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना इसने किया, तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस के लिए देखो h प्लस h1 प्लस h2, ऐसे करते करते आप इसको सम अप कर देंगे। तो ये क्या है आपके पास में, मान लो h है बेटा, अगला क्या आएगा सर, ये आया था E स्क्वायर इंटू एच प्लस E की पावर 4 इंटू एच, सबका समेशन कर दीजिए। तो बेटा आप डायरेक्टली ध्यान रखना कि ये आएगा आपके पास में 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर ऑफ एच, टोटल हाइट का 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स। टोटल टाइम कितना लगेगा सर, ये भी देखते हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा सर, एक बार ऊपर से यहां तक आने में अंडर रूट 2h/g टाइम लगता है, ठीक है सर। अगली बार में कितना लगेगा, उससे अगली बार में कितना लगेगा, सारे टाइम को अगर हम कलेक्ट कर दें, टोटल टाइम हमारे पास में आ जाएगा कि जब तक वो रिबाउंस करना बंद ना कर दे, स्टॉप ना हो जाए।
तो टोटल टाइम बेटा आपके पास में आएगा 1 + e/1 - e √2h/g, यानी कि पहले वाले टाइम का 1 + e/1 - e टाइम्स। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज और ये चीज दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। इफ बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर, है ना, मूव विद द कॉमन वेलोसिटी इज नोन एज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मान लो m1 मास u1 से चल रहा है, m2 मास u2 वेलोसिटी से, आफ्टर द कोलिजन दोनों स्टिक टुगेदर हो गए और सेम वेलोसिटी v से मूव करने लगे। तो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, इसका कितना m1 u1, इसका कितना m2 u2, दोनों का कितना हो जाएगा m1 + m2 और कॉमन वेलोसिटी v। तो बेटा ये कॉमन वेलोसिटी v आपके पास में आ गई m1 u1 + m2 u2 अपॉन m1 + m2। जैसे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, लगभग ऐसा ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, देखो अब यहां पर हमने देखा था कि सर लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी हुआ था, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको m डैश का फॉर्मूला अभी याद करवा देता हूं, m1 m2 अपॉन m1 + m2, m1 + m2, है ना। रिड्यूस मास इसको करके, या इसको आप रिड्यूस मास कह दो या इफेक्टिव मास कह दो, m इफेक्टिव मास आप कैलकुलेट कर लो कैसे, m1 m2 अपॉन m1 + m2 से, और हाफ m v²। अब ये v क्या है सर, ये है वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच का स्क्वायर, यानी कि u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। ठीक है भाई, उसका स्क्वायर। तो इतना आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होगा। चलो भाई ऐसे देखते हैं, एक m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन e, दोनों का जो कोलिजन होगा तो सेम मास है, और ये किसमें है बेटा, रेस्ट में, ये रेस्ट में है। फाइंड v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स क्या होंगी, ये रेस्ट में है। अच्छा सुनो, अगर E = 1 होता तो परफेक्टली कैसा हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक, और सेम मास है, आइडेंटिकल मासेस हैं, तो वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब देखो, फाइंड v1 एंड v2 इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, मतलब आपका जो ये पार्टिकल है ये कैसा कोलिजन कर रहे होंगे, ये कोलिजन कर रहे होंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है सर, तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि जो v1 होगा सर वो m1 - em2 अपॉन समेशन प्लस 1 + e टाइम्स 2m2। ठीक है ना, सॉरी 2m2 नहीं आएगा, यहाँ पर m2 आएगा, आई एम सॉरी, ये m2 आएगा सिर्फ, तो क्योंकि e की वैल्यू 1 हो जाएगी इलास्टिक के लिए, तो 1 + 1 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला। अब v1 कैलकुलेट करना है आपको, तो m1 और m2 बराबर रख दो, तो m1 की जगह m और ये भी m, और नीचे भी हो जाएगा आपका 2m, तो m से m कैंसिल आउट होगा, ये टर्म आएगी। अब अगली टर्म आएगी ये वाली, लेकिन u2 क्योंकि 0 है तो u2 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0। तो v1 आपके पास में आ गई कितनी बेटा, 1 - e u, ये वाली u कर लीजिए अगर u गिवन है तो, u अपॉन 2, और ये v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1 + e u अपॉन 2, ये आपका ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आसान सी बात है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 2 बॉल्स ऑफ इक्वल मास अंडरगो हेड ऑन कोलिजन, दो इक्वल मास हैं, आइडेंटिकल मासेस की हैं, और हेड ऑन कोलिजन विद स्पीड 12 मीटर ईच। अब ध्यान से देखो, एक बॉल ऐसी है 12 मीटर से चल रही है, दूसरी बॉल भी ऐसी है 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, क्या इनमें कोलिजन होगा, कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच 0 है, लेकिन कोलिजन कराया गया, तो कोलिजन कराया गया तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी है अगर हम इधर से रिवर्ट बैक कर दें, यानी कि -12 मीटर पर सेकेंड कर दें, अब कोलिजन हो सकता है। ठीक है सर, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इनमें कोलिजन नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/3, इनइलास्टिक कोलिजन है सर, कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। इस पे देखो मैं बार बार कह रहा था कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। देन स्पीड ऑफ बॉल्स आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन इनकी स्पीड्स क्या होंगी। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बताया कि v1 जो होगा बेटा ये होगा m1 - em2 अपॉन समेशन ऑफ द मास ऑफ u1 प्लस 1 + e
और m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको। बस इसमें ध्यान रखना कि जो u2 है, ये u2 आपको अगर एक की इधर 12 है तो दूसरे की है उधर से 12, तो -12 लेनी है, ये -12 लेनी होगी। तो वैल्यू आप पुटअप करो तो मास E की वैल्यू 1/3, m से आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, m कॉमन लोगे जब, ये हो गई 12, 1 प्लस E m2 और ये हो गया आपका m प्लस m 2m, ये m और ये u2 हो गया आपके पास में -12। सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आएगा आंसर -4 मीटर पर सेकेंड। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग वेलोसिटीज, आइडेंटिकल, देखो अंडरलाइन करो, आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड -3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलास्टिकली दोनों आइडेंटिकल हैं m और m, और कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बिटवीन द आइडेंटिकल बॉडीज, तो देन देयर वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज्ड, इंटरचेंज्ड। तो बेटा आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी आपने कहा v1, इसकी हो गई v2, तो v1 कितनी हो जाएगी, सर पहले थी इसकी कितनी 5, इसकी थी कितनी -3, तो इसकी हो जाएगी अब -3 और इसकी 5, तो -3 एंड 5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। और देखो बेटा, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इन इलास्टिक कोलिजन, किसमें, इलास्टिक कोलिजन। सर लॉस कितना होगा, सर लॉस तो होगा 0, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। अच्छा एक बात और पूछनी है कि हमने कहा कि इलास्टिक कोलिजन तो है, क्या मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड है, यस सर। क्या मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल इज कंजर्व्ड, हर एक पार्टिकल का कंजर्व रहेगा क्या, नहीं सर, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर है बात, ये बात बहुत अच्छी से तरह से हमें पता होनी चाहिए। तो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी 0। मान लो एक पार्टिकल जा रहा है u से, दूसरा पार्टिकल u डैश से, तो एक आफ्टर द कोलिजन एक की वेलोसिटी घट सकती है, दूसरे की बढ़ सकती है, तो एक जिसकी वेलोसिटी घटी तो उससे काइनेटिक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई होगी, तभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी। बात समझ में आ रही है या नहीं, तो वही हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कितनी होगी। तो मान लो ये दो पार्टिकल हैं, इसको आप ऐसे देखिए, एक का मास m है और दूसरे का nm, यानी कि हो सकता है ये 2m हो, 3m हो, 4m हो, ऐसे आपको मासेस मिलेंगे। एक 2 kg है, एक 6 kg है, एक 1 kg है, एक 5 kg है, तो n की वैल्यू इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का रेशियो बेटा, ये आप ध्यान रखना, 4n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। n क्या है, मास का रेशियो। अगर ये देखो m है और ये मान लो 3m है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू आ गई आपके पास में बेटा 3, ठीक है। एक 1 kg है और एक 4 kg है, तो n की वैल्यू आ गई 4, तो ये आंसर आपका आएगा 4n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड मतलब कितनी बची उसके पास में, उसका रेशियो पूछें अगर इनिशियल से, तो 1 माइनस ये वाली कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर, 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड टू द इनिशियल का रेशियो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ न्यूट्रॉन मेक्स इलास्टिक कोलिजन, बेटा कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन विद ड्यूट्रॉन एट रेस्ट। ड्यूट्रॉन किस पर है बेटा, रेस्ट पर है। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ने इस ड्यूट्रॉन को कोलाइड किया, जो कि किस पे था, रेस्ट पर था, ठीक है सर। अब फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन ने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, यानी कि लॉस करी, उसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब इनिशियल का कितना परसेंट, इनिशियल का कितना परसेंट, समझ रहे हैं। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ट्रांसफर्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का, यानी कि इसका ट्रांसफर्ड का रेशियो कितना होगा।
तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 4n अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, सिंपल एकदम, 4n अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा कितना आंसर आएगा आपके पास में, 4 इंटू एन कितना होगा ये बताओ। न्यूट्रॉन का मास अगर m है तो इसका कितना होगा न्यूट्रॉन का, 2m, ठीक है, इसका कितना होगा 2m। तो n की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो बेटा 4 इंटू एन अपॉन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, 8 अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज 8 अपॉन 9। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है इसी टाइप में, ठीक। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को कर लेना है बहुत आसान तरीके से। और इसमें देखते हैं प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ बॉल इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी वॉल। ये कैसे है बेटा, स्टेशनरी वॉल है, ठीक है। बॉल के रेस्पेक्ट में वॉल का मास बहुत ज्यादा होगा, यानी कि केस क्या बन गया कि रेस्ट में है और m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1। तो सिंपल आप फॉर्मूले से लॉजिक कैलकुलेट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बताया था इसमें मैंने कि बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, आपने जाके टक्कर मार दी तो आपको क्या मिलेगा, आपकी वेलोसिटी रिबाउंड होके मिल जाएगी। इस तरह से मैंने लॉजिक बता दिया, इस तरह से आपको आसानी से याद रह जाएगा। बाकी फॉर्मूले में पुट करोगे, फिर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसमें इट विल बी टाइम टेकिंग। तो मैंने क्या बताया कि सिस्टमैटिक लॉजिक आपको बता दिया कि बेटा जब आप हैवी ऑब्जेक्ट से खुद जाके टक्कर मारते हो, खुद जाके टकराते हो, तो आपकी वेलोसिटी रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 से इधर जा रही है तो वापस आपको किससे मिल जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भाई, 4 मीटर पर सेकेंड से आपको मिल जाएगी। क्लियर, एकदम क्लियर। और अगर आप हो रेस्ट में और कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपको आकर के पीछे से कोलिजन करता है, तो क्या अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसको आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड कर देगा, 2 टाइम्स ऑफ द v, 2 टाइम्स ऑफ द v, 2 टाइम्स ऑफ द v दे देगा। क्लियर है भाई। अब सुनो, ऐसा ही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए बन करके कि कोई हैवी मशीनरी है, बहुत ज्यादा मास है इसमें, ठीक है, और ये छोटी सी एक m मास की बॉडी को टकराती है, ये चल रही है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से और ये आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये चलो इसको भी 3 मीटर से ले लो, 3 मीटर पर सेकेंड से ये आ रही है और 3 से ये, अगर ये 3 से इधर जा रही है तो इसको आप लोगे -3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटीज आपकी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये रेस्ट में होती, अगर ये रेस्ट में होती और ये चीज इसको आके टक्कर मारती तो कितनी वेलोसिटी दे देती, 2 टाइम्स ऑफ द -3, बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर ये आपकी रेस्ट, ये वाली चल रही होती, ये रेस्ट में होती, तो आंसर कितना आता सर, इसका रिबाउंड। तो आपको क्या कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन माइनस दिस वन, ऐसे आप कर दीजिए, 2u2 माइनस u1, तो -3, ठीक है भाई। एक बार इसको रेस्ट पे रख के देख लो, एक बार इसको रेस्ट पे रख के देख लो, आंसर आ गया। तो यह -6 -3 -9 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से ये रिबाउंड होगी। देखो ये रेस्ट पे रखो, ये 3 से जा रहा है तो 3 से आना चाहिए वापस, ये ठीक है, -3 आ गया। अब इसको रेस्ट पे रख के देखो, इससे टकराओ, तो जैसे ये इससे टकराएगी तो कितनी दे देगी, अपनी वेलोसिटी का डबल।
तो इसने दिया -6, इसने कितना 3 से आई, 3 से वापस -3। तो मेरे लॉजिक से देखो आंसर और इससे भी देखो आंसर सेम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका बताते हैं बुक्स में कि जो वेलोसिटी आएगी 2u2 - u1 आएगी, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आसान लॉजिक बता दिया, तो मेरे हिसाब से मेरा जो लॉजिक है वो ज़्यादा अच्छी तरह से एप्लीकेबल है बजाय इस फॉर्मूले के। फॉर्मूला आप हो सकता है भूल भी जाओ, लेकिन लॉजिक को आप भूलोगे नहीं। ठीक है, लॉजिक एक बार फिर से मैं बता देता हूं। अगर हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हैवी ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर, और छोटा ऑब्जेक्ट आपका मान लो v वेलोसिटी से कोलाइड करता है, तो ये जो वापस होगा वेलोसिटी जो आएगी आफ्टर द कोलिजन, इसको u से कह दो, तो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन कितनी आएगी बेटा 2u, और वो भी कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात। दूसरा मैंने क्या आपको लॉजिक बताया कि आप रेस्ट में हो, छोटा वाला मास रेस्ट में है, और कैपिटल M आपका क्या है बेटा, मोशन में, मान लो u वेलोसिटी से। तो आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी होगी बेटा छोटे वाले मास की, इसकी तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे वाले मास का क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 2 टाइम्स ऑफ द u, डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट। क्लियर। इन दोनों फंडे को आप ऐसे याद करो, बड़ा ऑब्जेक्ट और छोटा ऑब्जेक्ट, इस तरह से करके सारे क्वेश्चन आपके आराम से होने लगेंगे। ठीक है भाई। कई बार इसमें चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन पूछा जाता है, चेंज इन दी मोमेंटम, जरा ध्यान से देखना। बेटा ये वॉल है, ये क्या है, वॉल, और यहां पर आपने एक बॉल को लिया, बॉल, दिस इज बॉल, ये वॉल है और ये बॉल है। तो बॉल को आपने जस्ट ड्रॉप कर दिया, जस्ट नीचे ड्रॉप कर दिया, या यू वेलोसिटी देके इसको नीचे फेंका, दोनों में से कोई सा भी केस आपको दें, तो आपसे पूछेंगे कि चेंज इन दी मोमेंटम बताओ, चेंज इन दी मोमेंटम। तो सर कोई चेंज इन मोमेंटम में कोई चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल चल रही है, जिस वेलोसिटी से आ रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, चेंज इन दी मोमेंटम आपका नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्योंकि। ठीक है, अब ऐसे देखो, मान लो ये आपका फ्लोर है, यहां से आपने इसको ड्रॉप किया, मान लो ये पार्टिकल आपका यू वेलोसिटी से आ रहा है, यहां से ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद में वापस जाएगा, मान लो इलास्टिक कोलिजन है, तो यू से आया, यू से रिबाउंड हो गया। तो चेंज इन द मोमेंटम, सर इनिशियल मोमेंटम बोलो सर m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम बोलो pf, सर ये होगी, अगर ये आपने पॉजिटिव लिया है तो इसको आप लोगे नेगेटिव, तो ये होगा माइनस m इंटू यू, या अगर इसको नेगेटिव लेते हो तो आपको इसको पॉजिटिव लेना होगा, तो ये आएगा माइनस एम यू और ये आएगा प्लस एम यू। तो चेंज इन दी मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल कितना एम यू, माइनस इनिशियल कितना माइनस एम यू, तो सर ये आएगा 2 mu। मतलब यहां पे आपको देखने में नजर आ रहा है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है उसकी वजह से चेंज इन द मोमेंटम आ रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, मान लो ऐसे ये पार्टिकल आपने u वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देके छोड़ दिया, तो इसमें आपसे पूछा कि डेल्टा पी बताओ कितना होगा, तो सर यहां पर भी मोमेंटम एम यू, यहां पर भी मोमेंटम एम इंटू यू, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 0 हुआ। सर कितना मोमेंटम चेंज हुआ, 0 हुआ। तो मींस चेंज इन द मोमेंटम जो होगा दैट विल बी ड्यू टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये बात क्लियर हुई। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एक वॉल है बेटा, वॉल है ना, ये वॉल है, यहां से आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल आ रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पर। तो आपसे पूछा है कि चेंज इन दी मोमेंटम बताइए, चेंज इन दी मोमेंटम बताइए आफ्टर एंड बिफोर दी कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद चेंज इन दी मोमेंटम क्या होएगा। तो बेटा इस 10 वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है बेसिकली, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि इस
वॉल के जो पैरेलल है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं अगर ये वाला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम बन गया। तो सर ये वैल्यू आएगी आपकी 10 इंटू कोस 30, मतलब 10 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी बेटा, √3/2। मतलब वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास में आया, ये आया 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वॉल है, हेवियर ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर है, तो रिबाउंड होगी वापस 5√3 मीटर पर सेकेंड से, अगर ये आपका 1 है तो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। क्लियर है बात एकदम? ठीक है सर। तो माइनस साइन आप लगा दीजिए क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज। तो चेंज इन द मोमेंटम आप बड़े आराम से बता सकते हो। बेटा कितनी हो जाएगी सर, ये आएगी -5√3 इंटू एम, माइनस इनिशियल कितनी है 5√3 एम, तो यह आया -10√3 एम। ये आंसर आ गया। अगर बॉल आपकी 1 kg की है मान लीजिए, तो चेंज इन द मोमेंटम आ जाएगा -10√3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम देने की कोशिश करी है, तो इस पे आप इसी टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, तो मैक्सिमम जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया है कोलिजन में। तो नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज वेल एज रोटेशनल मोशन, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट दी थर्मोडायनेमिक्स को हम 2 से 3 दिन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग काइनेटिक थ्योरी, क्योंकि अभी हम जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की सोच रहे हैं। तो थर्मो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम आपका जो 12th वाला पोर्शन है उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप तैयारी करते